अब तक हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। अब हम दूसरी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक विकास क्रम में समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्थान पूंजीवाद के बाद आता है। सर्वप्रथम रूस में सन 1917 की क्रांति के बाद इस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। लुक्स तथा हर्ट्ज के अनुसार समाजवाद वह आंदोलन है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार की वस्तुओं की प्रकृतिकृत तथा मनुष्यकृत बड़े पैमाने पर के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली उत्पादक वस्तुओं के स्वामित्व तथा प्रबंध को व्यक्तियों के स्थान पर संपूर्ण समाज के हाथों में दे देना होता है, जिसमें बड़ी राष्ट्रीय आय को अधिक समान रूप से इस प्रकार बांटा जा सके कि व्यक्ति की आर्थिक प्रेरणाओं या व्यवसाय तथा उपभोग संबंधी चुनावों की स्वतंत्रता में कोई विशेष हानि न हो पाए। इस प्रकार समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, आय का समान वितरण तथा व्यक्तियों की कुछ सीमा तक आधारभूत स्वतंत्रताएं पाई जाती है। समाजवाद जैसे इसका जो प्रारंभ है समाजवाद का वह हुआ है रूस में सन 1917 में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद इस अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ। कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि इस अर्थव्यवस्था का, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि सभी प्रकार की वस्तुएं जो कि प्रकृतिकृत हो मतलब प्रकृति द्वारा दी हो या फिर मनुष्यकृत मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित की गई है, इन दोनों का ही क्या है बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रयोग किया जाए और जो उत्पादित वस्तु होगी, जो वस्तु का उत्पादन होगा, उस वस्तु का स्वामित्व और प्रबंध किसे दिया जाए? समाज को दिया जाए। मतलब ऐसी वस्तु जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित है और मनुष्य द्वारा निर्मित है, इन दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करके उस उत्पादन को किससे देना है? उसका स्वामित्व और प्रबंध समाज को देना है, जिससे कि समाज की राष्ट्रीय आय अधिक हो। इस प्रकार ये समाजवाद की क्या हुई? एक प्रकार से परिभाषा हुई। ठीक है, समाजवाद के अंतर्गत बताया गया है कि इसका जो प्रारंभ है रूस की क्रांति 1917 में हुई, उसके बाद में इस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। उसके बाद में लुक्स एंड हुड्स ने इसे बताया कि समाजवाद वह आंदोलन है, इसे एक आंदोलन का नाम दिया गया। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य ऐसी वस्तु जो प्रकृतिकृत हो, जो प्रकृति से निर्मित हो या फिर मनुष्य द्वारा निर्मित की गई हो, इन दोनों का उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर करके उनकी उत्पादक की वस्तुएं किसे देनी है? समाज के हाथों देना है और समाज द्वारा उसे बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आय अधिक करनी है, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है। इस प्रकार समाज का कल्याण हो और सभी व्यक्तियों को उस वस्तु का सही रूप में प्राप्त हो सके। इस प्रकार ये समाजवाद होता है। ठीक है, समाजवाद की विशेषताएं पहली है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। जैसे हमने समाजवाद की परिभाषा के अंतर्गत पढ़ा कि इसमें जो है उत्पादन करके किसको दिया जाता है? समाज के हाथ में दिया जाता है और वही उसका क्या करता है? बंटवारा करता है। ठीक है, तो इसमें पहली विशेषता क्या होगी कि उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। समाजवाद की सबसे बड़ी विशेषता उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना है। अतः समाजवाद में उत्पादन के साधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए न किया जाकर सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। उत्पादन के सभी साधनों में व्यक्ति संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है और उनका स्वामित्व, नियंत्रण तथा नियमन राज्य के हाथों सौंप दिया जाता है। सरकार ही इन साधनों का उपयोग के संबंध में निर्णय लेती है। मतलब उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। समाजवाद, जैसे समाजवाद के नाम से ही हमें पता चलता है कि क्या होता है कि इसमें पूरा स्वामित्व किसका होता है? समाज का होता है। ठीक है, जैसे पूंजीवाद में हमें पता चलता है कि पूरा किसका होगा? स्वामित्व पूंजीपतियों का होगा। वैसे ही समाजवाद में किसका होगा पूरा स्वामित्व?
समाज का होगा तो इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि जो भी उत्पादन होता है, जो भी साधन होते हैं, उनका उत्पादन करके उनका सबका लाभ प्राप्त करने के लिए उसका हित जो है समाज के हित के लिए, न कि स्वयं के हित के लिए उसका उपयोग किया जाता है। समाज के हित के लिए उस पूंजी का, उस उत्पादन का उपयोग किया जाता है जिससे कि समाज मजबूत हो। ठीक। दूसरा पॉइंट है उत्पादन तथा वितरण सरकार द्वारा। उत्पादन किन वस्तुओं का किया जाएगा, उत्पादन का ढंग क्या होगा, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाएगा आदि संबंध में निर्णय समाजवाद के अंतर्गत लेती है। कौन लेती है? सरकार लेती है। सरकार इस संबंध में नियोजन सत्ता की सहायता लेती है। मतलब उत्पादन और वितरण, जब उत्पादन करके जब व्यक्ति द्वारा, चाहे वो मनुष्यकृत हो या प्रकृतिकृत हो, उसका कार्य केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, और उत्पादन करके उसे किसे सौंप देना है? सरकार को सौंप देना है, समाज को सौंप देना है। अब वो समाज ही है, समाज ही चाहेगा कि उसे उस वस्तु को उत्पादन कैसा करना है और उसका वितरण किस ढंग से करना है। यह निर्णय भी कौन लेगा? समाज ही लेगी, क्योंकि यह कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें सभी कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा जो कि समाज के हित में हो, सरकार के हित में हो। ठीक। अगला पॉइंट है आर्थिक नियोजन। समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता आर्थिक नियोजन का पाया जाना है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन की भूमिका ठीक वही होती है जो कि पूंजीवाद में कीमत यंत्र की होती है। आर्थिक नियोजन मतलब अर्थ संबंधी, मतलब पैसे संबंधी नियोजन किस प्रकार किया जाएगा, यह भी समाज को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। जिस प्रकार पूंजीवाद में कीमत यंत्र को ध्यान में रखते हुए कीमत निर्धारित की जाती है, उसी प्रकार समाजवाद में भी कीमत यंत्र को ही ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन किया जाता है। ठीक है। जिससे कि व्यक्तियों का भी शोषण न हो और न ही समाज का शोषण हो। ठीक। इस प्रकार चौथा पॉइंट है धन का आर्थिक समान वितरण। उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होने के कारण समाज में धन का वितरण बहुत अधिक समान होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत आय का प्रमुख रूप मजदूरी होता है और व्यक्तियों की आय में जो भी कुछ असमानता होती है वह मजदूरी की दर में विभिन्नता फलस्वरूप होती है। मतलब क्या है कि धन का अधिक समान वितरण, जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व, मतलब समाज का स्वामित्व होने के कारण, समाज का अधिकार होने के कारण समाजवाद में क्या होता है कि धन का वितरण बहुत अधिक समान रूप में होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत आय के रूप में मजदूरी होती है और उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? लोगों को मजदूरी दी जाती है। और लेकिन जब उसमें समाज में क्या होता है कि आय का वितरण तो समान रूप में होता है, लेकिन व्यक्तियों के द्वारा जो आय दी जाती है वह कैसी होती है? असमान रूप से दी जाती है। इससे क्या होता है? मजदूरी की दर में विभिन्नता पाई जाती है। मतलब समाज जो है व्यक्तियों तक समान रूप में आय पहुंचाता है, लेकिन उसके बाद में वह व्यक्तिगत आय के रूप में वह मजदूरी कैसी मिलती है? असमान रूप से मिलती है और मजदूरी की दर में विभिन्नता आती है इसके परिणाम स्वरूप। ठीक। अगला पॉइंट है शोषण का अंत। समाजवाद में उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन पर सरकार का स्वामित्व होता है, जिसके कारण समाज पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग में विभाजित नहीं हो पाता है। इसके अलावा उत्पादन भी सामाजिक हित में किया जाता है, जिससे श्रमिकों का शोषण नहीं हो पाता है। उपभोक्ताओं को जीवन की सभी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। मतलब समाज के हित में जब कार्य किया जाता है तो इससे क्या होता है? एक प्रकार से कि उपभोक्ताओं का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं किया जाता है। न ही उपभोक्ताओं का शोषण होता है और न ही उत्पादकों का शोषण होता है। उन्हें उनके कार्य की दशा के अनुरूप क्या मिल जाता है? पारिश्रमिक मिल जाता है और उनको किसी भी प्रकार का क्या हो जाता है? शोषण नहीं किया जाता। इस प्रकार समाजवाद में क्या होता है? शोषण का अंत हो जाता है। यह समाजवाद की विशेषता है। लेकिन पूंजीवाद में क्या था कि इसमें कभी कभी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी प्राप्त करने के लिए पूंजीपति लोग क्या करते थे कि शोषण करते थे, कर्मचारियों का शोषण करते थे, ग्राहकों का शोषण करते थे, जिससे कि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। लेकिन समाजवाद में यह नहीं किया जाता, इसमें शोषण का अंत होता है। ठीक है। अगला है अनार्जित आय का अंत। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना होता है तथा उतना ही प्राप्त होता है
जितनी उसकी आवश्यकता होती है। अतः इसमें किसी व्यक्ति को अनार्जित आय प्राप्त नहीं हो पाती। मतलब ऐसी आय जिसकी हमने मतलब इसके अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति ने जितना कार्य किया है उसे उतनी ही क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, उतना ही मेहनताना मिलेगा। किसी भी प्रकार से अन्य रूप में कोई भी आय नहीं प्राप्त होगी। इस प्रकार अनार्जित आय का अंत समाजवाद की एक विशेषता है। फिर प्रतिस्पर्धा का अभाव। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होने के कारण प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा केवल तभी पाई जाती है जबकि निजी लाभ की भावना पाई जाती है। मतलब एक प्रकार से जब उत्पादन करके डायरेक्टली किसके हाथ में दिया जा रहा है, समाज के हाथ में दिया जा रहा है, तो इस प्रकार से समाज किससे प्रतिस्पर्धा करेगा, क्या नहीं, क्योंकि पूरा उत्पादन उसी के हाथ में आ रहा है डायरेक्टली। इसलिए इसमें क्या होता है, एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा का कॉम्पिटिशन्स का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, यह हुई हमारी समाजवाद की विशेषता। अब हम समाजवाद के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अनेक गुण पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है। इसका पहला है आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें केंद्रीय नियोजन सत्ता समस्त आर्थिक व प्राकृतिक साधनों का कुशलतम प्रयोग करती है। मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है कि आर्थिक साधनों का मतलब सभी साधनों का क्या किया जाता है, समाज द्वारा ऐसी वस्तु का निर्माण किया जाता है कि जिससे कि न कि समाज के लिए अहित हो और न ही मनुष्य के लिए। इसलिए सभी साधनों को क्या किया जाता है, एक श्रेष्ठतम रूप से प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक स्वामी स्थायित्व। समाजवाद में व्यापार चक्रों के समाप्त करके अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व स्थापित किया जाता है, जहां केंद्रीय नियोजन सत्ता विभिन्न वस्तुओं की मांग व पूर्ति में समन्वय स्थापित करती है, जिससे अति उत्पादन तथा कम उत्पादन की संभावनाएं समाप्त हो जाती है तथा आर्थिक चक्र घटित नहीं होते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो आर्थिक स्थायित्व रहता है वह भी किसका रहता है, समाज का ही रहता है। समाज ऐसे कोई व्यापारिक जो चक्र होते हैं, व्यापार चक्र जो होते हैं, उसको क्या कर देती है, समाजवाद में समाप्त कर दिया जाता है। और अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व मतलब एक प्रकार से स्थायी रूप से जो है समाज चलता है। यहाँ केंद्रीय नियोजन तथा विभिन्न वस्तुओं की मांग और पूर्ति के समन्वय को स्थापित किया जाता है। मतलब जो वस्तु की मांग होती है उस वस्तु की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक गुण है आर्थिक स्थायित्व। ठीक, अगला है तीसरा पॉइंट, धन का अधिक समान वितरण। समाजवाद में साधनों पर सरकार का स्थायित्व, निजी संपत्ति के अभाव तथा कीमत यंत्र की कम प्रभावशीलता के कारण धन के वितरण में समानताएं पाई जाती है। समाजवाद में मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है। मतलब समाजवाद में क्या होता है कि समाज में जितने व्यक्ति वर्ग हैं उनका विकास कैसा हो, एक रूप में हो, समान रूप से हो। इसलिए धन का कैसा किया जाता है, अधिक समान मात्रा में वितरण किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पूंजीवाद जैसा उसमें असमान रूप से वितरण नहीं होता है, इसमें धन का कैसा होता है, समान वितरण किया जाता है। फिर वर्ग संघर्ष का अंत इसके अंतर्गत है। समाजवाद में समाज पूंजीपति व श्रमिक वर्ग में विभाजित नहीं होते हैं, इसलिए वर्ग संघर्ष का निराकरण हो जाता है। जैसे पूंजीवाद में वर्गों को दो भागों में बांटा गया था। जैसा पहला वर्ग पूंजीपति था, जिनके उद्योग धंधे होते थे वो होते थे, और दूसरा श्रमिक वर्ग जो इन पूंजीपति वर्गों के यहाँ कार्य करते थे। तो इस प्रकार पूंजीवाद में दो भागों में वर्ग को बांट दिया था। लेकिन समाजवाद के अंतर्गत कोई व्यक्ति पूंजीपति नहीं है और कोई व्यक्ति श्रमिक नहीं है, सभी के लिए यह वर्ग संघर्ष क्या किया गया, अंत कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है सामाजिक परिजीविता का अंत। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कार्य करना पड़ता है, अतः सामाजिक परिजीविका अर्थात दूसरे वर्गों की आय पर जीवित रहने जैसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। मतलब सामाजिक परिजीविता का अंत मतलब अपना कार्य पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाजवादी जो
ये है सामाजिक परिजीविता, मतलब दूसरों पर क्या रहना है, अपना जीवन जीने के लिए आश्रित रहना। ऐसी इस परिस्थिति का क्या किया गया है, अंत किया गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। बेरोजगारी का निवारण, समाजवाद में नियोजन केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है तथा उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी का अंत होता है। मतलब समाजवाद में संपूर्ण सत्ता किसके हाथों होती है, सरकार के हाथों होती है, इसीलिए बेरोजगारी का अंत हो जाता है, बेरोजगारी का निवारण हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है सामाजिक कल्याण का उद्देश्य। समाजवाद में लाभ का उद्देश्य न होकर सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है, इससे उपभोक्ता भी लाभान्वित होते हैं। मतलब जो है सभी गुण को देखते हुए, सभी विशेषताओं को देखते हुए समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम यह जान सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज का कल्याण करना है, जिससे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उसका उद्देश्य क्या है, समाज का कल्याण भी हो, व्यक्ति वर्ग का किसी भी प्रकार से कोई शोषण न हो और उपभोक्ता भी लाभान्वित हो, यह उसका सामाजिक कल्याण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। प्रतियोगिता का अंत, बड़े उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सरकारी नियंत्रण में होने के कारण समाजवाद में प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन एवं प्रचार पर अनावश्यक व्यय नहीं करना पड़ता है। जब पूरा कार्य जो है समाज के द्वारा किया जाता है, पूरा उत्पादन का कार्य जो है समाज द्वारा किया जाता है, तो इस प्रकार जो प्रतिस्पर्धा का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ये हमारे हुए समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण। अब हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष, क्योंकि जहाँ पर किसी चीज़ के गुण पाए जाते हैं वहाँ उसके कुछ दोष भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसका पहला दोष है कुशलता तथा उत्पादकता का अभाव। समाजवाद में कुशलता तथा उत्पादकता का स्तर अत्यंत निम्न होता है, क्योंकि जहाँ नौकरशाही में सभी दोष पाए जाते हैं तथा श्रमिकों के लिए प्रेरणाएं अपर्याप्त होती है। मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से इसके अंतर्गत क्या किया जाता है समाजवाद में, कि जो उत्पादन का स्तर होता है वो कैसा होता है, निम्न होता है, जिसमें क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, नौकरशाही के लिए दोष पाए जाते हैं, नौकरशाही क्या कराई जाती है, जिससे कि समाज क्या होता है, अकुशल होता है। और साथ में श्रमिकों के लिए प्रेरणाएं जो दी जाती है, श्रमिकों को जो मोटिवेशंस किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, अपर्याप्त होते हैं। ठीक, तो इसलिए कुशलता और उत्पादकता का क्या होता है, अभाव होता है। व्यक्ति को जितना कार्य करना है वो उतना कार्य करेगा और नहीं करना है तो नहीं करेगा। इस प्रकार से समाजवाद का यह क्या होता है, एक दोष होता है। दूसरा है प्रबंध तथा प्रशासन की कठिनाई। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक कार्य का संचालन एक केंद्रीय नियोजित सत्ता के द्वारा किया जाता है, न कि पूंजीवाद की तरह लाभ मूल्य यंत्र के द्वारा। मतलब क्या है, इसके अंतर्गत समाज का हित हो, इसके अंतर्गत जो आर्थिक कार्यों का संचालन किस लिए किया जाता है, केंद्रीय नियोजित सत्ता द्वारा किया जाता है। लेकिन पूंजीवाद में क्या है, एक प्रकार से लाभ को ध्यान में रखते हुए इसका प्रबंध किया जाता है। अतः केंद्रीय कर्मचारी के छोटे समूहों को ही सही निर्णय लेने होते हैं, जिसमें सही निर्णय लेने की न तो क्षमता होती है और न ही प्रबंध प्रशासन का अधिक बोझ होने के कारण अर्थव्यवस्था कुशलता से संचालन कर पाते हैं। मतलब प्रबंध और प्रशासन भी करना है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सभी व्यक्ति वर्गों को एक ही समान माना जाता है, एक ही समान कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें जो भी कर्मचारी होते हैं वो छोटे समूहों से होते हैं और उनको निर्णय लेने की, उनके अंतर्गत प्रशासन करने की जो है क्षमता नहीं होती है, फिर भी उनके द्वारा वह कार्य कराए जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि प्रबंध और प्रशासन की क्या होती है, एक प्रकार से कठिनाई होती है। अगला पॉइंट है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार लेती है, अतः उपभोक्ता केवल उन्हीं वस्तुओं का उपभोग कर सकता है जिन्हें सरकार प्रदान करती है। अतः उनका उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत हो जाता है। मतलब इसके अंतर्गत क्या हो जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, कि जो सरकार उत्पादन करके देगी वही व्यक्ति को लेना है, वही वस्तु का क्रय करना है, वही वस्तु का उपभोग करना है, और जो उसकी इच्छा होगी उस वस्तु का किसी प्रकार से कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार जो सरकार जो वस्तु उपलब्ध करेगी वही वस्तु उसे क्या करना है, लेना है। इस प्रकार से उसकी सार्वभौमिकता का अंत हो जाता है। अगला है कार्य करने की प्रेरणा का अभाव। समाजवाद में निजी लाभ की
लाभ तथा संपत्ति का अभाव में प्रतियोगिता की कमी, उत्तराधिकार की समाप्ति आदि के कारण कार्य करने की प्रेरणा का अभाव होता है। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होता है, इसलिए अधिक कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। मतलब समाजवाद में क्या होता है, कार्य करना, कार्य को किस प्रकार से करना है, इसकी जो प्रेरणा जागृत की जाती है कर्मचारियों में, इसका पूरी तरह से अभाव होता है। चाहे वह व्यक्ति कुछ भी हो, उसे किसी प्रकार का कोई प्रेरणा, मोटिवेशन नहीं दिए जाते हैं जिससे कि वह अधिक से अधिक क्या करे, कार्य करे तथा अपना कुशल रूप से वह कार्य पूर्ण कर सके। इसलिए कार्य करने की प्रेरणा का अभाव जो है समाजवाद के अंतर्गत पाया जाता है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। समाजवाद में व्यक्ति को व्यवसाय तथा उपक्रम चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। समाजवाद में उत्पादन करने के पूर्व पूरे देश की एक योजना बना ली जाती है। इसके पश्चात श्रमिकों को एक निश्चित कार्य सौंपा जाता है। वे अपने कार्य को सरकार की अनुमति के बिना परिवर्तित नहीं कर सकते, चाहे क्यों न वह कार्य उसकी पसंद के अनुरूप न हो। इस प्रकार समाजवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। मतलब व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से किसी का, चाहे वह वस्तु या वह जो उत्पादित वस्तु उसे पसंद हो या ना हो, लेकिन उसे अगर वह कार्य करने को दिया जा रहा है तो वह कार्य उसे पूरा ही करना है। इसमें व्यक्ति की किसी प्रकार से कोई स्वतंत्रता नहीं रहती है। यह एक समाजवाद का एक प्रकार से दोष है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति को जो समाज में जो कहा गया है, सरकार द्वारा जो कार्य करने के लिए उसे सौंपा गया है, वह कार्य उसे करना है। उसकी इच्छा के विरुद्ध भी अगर हो तो उसे वह कार्य करना ही पड़ता है। अगला है साधनों का अविवेकपूर्ण वितरण। कीमत यंत्र के अभाव में साधनों का वितरण समाजवाद में विवेकपूर्ण ढंग से न होकर मनमाना होता है। मतलब जो इसके अंतर्गत कोई भी वस्तु का उत्पादन करने के बाद में कोई भी वस्तु किसी भी रूप से वितरित की जाती है, चाहे वह उसका क्या हो, किसी भी प्रकार का कोई कीमत निर्धारित नहीं होता है। अगला है शोषण का सरकारीकरण। समाजवाद में समस्त आर्थिक क्रियाओं पर पूंजीपति के स्थान पर सरकार का नियंत्रण होता है, अतः सरकार की आज्ञा का पालन करना एक प्रकार से अनिवार्य होता है। सरकार इस स्थिति का फायदा उठाकर अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करती है। अब जैसे बताया जाता है कि इसके गुण के अंतर्गत बताया गया था समाजवादी अर्थव्यवस्था कि इसमें किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होता है, लेकिन इसमें भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है कि जो सभी वस्तुएं निर्मित होती है, जो सभी उत्पादन किया जाता है, उसका पूरा जो ये होता है अधिकार होता है, किसका होता है, स्वामित्व होता है, वह सरकार का होता है और सरकार की आज्ञा के अनुसार ही उसे क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है। तो इस प्रकार से सरकार एक स्थिति में इसका क्या होती है, फ़ायदा उठाती है और इसका फ़ायदा उठाकर प्रत्यक्ष नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से उसका क्या करती है, शोषण करती है। अगला है भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को प्रोत्साहन। समाजवाद में सभी आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होने के कारण सरकारी अधिकारी अपनी शक्ति तथा अधिकारों का खुलकर दुरुपयोग करते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसके अंतर्गत सरकार का नियंत्रण होने के कारण जो बड़े अधिकारी, सरकारी अधिकारी रहते हैं, वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार को अधिक से अधिक बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हमने समाजवाद के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हम समाजवाद के अर्थ, उसके विशेषताएं, उसके गुण और दोषों के बारे में अध्ययन किया।